हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सी टेट लेवल 2 टीजीटी का सोशल साइंस का पेपर विद एक्सप्लेनेशन सोल्व करेंगे। ये पेपर 3 फरवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था। यहाँ पर हम लोग इसके सोशल साइंस का जो सेक्शन है उसके 60 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यदि वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए रीज़न और कथन दिया गया है। तो एक कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। कथन है, आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग आएगा यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। प्राचीन भारतीय इतिहास का ये प्रश्न है। तो आखेटक और जो खाद्य संग्राहक लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका कारण दिया गया है, किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों का ख़त्म होना संभव है। ये इसका कारण दिया गया है। तो देखिए ये कथन भी, इसका जो कारण है वो भी यहाँ पर सही दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। जो ए की आर जो है वो सही व्याख्या करता है। तो अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे क्योंकि किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। यह दोनों कथन सत्य है और ए की आर सही व्याख्या करता है। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक समुदाय के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के कई कारण थे। देखिए यहाँ पर इन लोगों के घूमने के कुछ कारण दिए गए हैं। शुरू में जो आदिमानव था वो शिकार करता था और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था। तो देखिए पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। यह है पहला कारण। इसके बाद दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार, चारा आदि के लिए एक जगह पर दूसरी जगह मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। अब जानवर जाते थे, जानवरों का शिकार करते करते उनके पीछे पीछे वे भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते थे। कौन? आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। अब मान लो एक जगह पर रह रहे हैं, वहाँ पर आम के पेड़ हैं तो आम के सीज़न में वहाँ पर आम मिलेंगे। अब फिर जब दूसरा सीज़न आएगा तब तक वे क्या नाम है बीच में किसी और फल वाले पेड़ के नीचे या उसके आसपास वे रहेंगे। आगे है चौथा कारण, पानी है। कुछ नदियों, झीलों, झरनों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ का सूख जाता है। अब जो मौसमी तालाब या नदियां हैं जहाँ पर बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा होता है, तो कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जब बारिश नहीं होती, तो उस दौरान भी जो है एक स्थान से दूसरे जगह पर रहना पड़ता था। तो सूखने वाली नदियों, झीलों के किनारे रहने वाले लोगों को पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। मतलब ये काम है जैसे ऊन या पेड़ की छाल है, कपास है, पटुआ है, सन है, इनको तैयार करने में
लगाया जा सकता है। किस किस को? विधवा को, सक्षम अक्षम महिला, भिक्षुणी, वृद्ध, वेश्या या राजा के जो अवकाश प्राप्त दासियां हैं, इनको लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है आपको पता होगा, जो विष्णुगुप्त या जिनको हम चाणक्य कहते हैं, वे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो यहाँ तक तो देखिए एज इट इज़ है, ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है एज इट इज़ है। नीचे है अर्थशास्त्र राजा के कौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। यह अर्थशास्त्र के बारे में है। कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है, को अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए ऑप्शन के हिसाब से जो ये बुक दी गई है, इनके लेखक मुद्रा राक्षस है, विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है ये ग्रंथ। और राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, कुमार संभव ये कालिदास के द्वारा। तो आप लोगों को ये भी याद रखने हैं। आगे देखिए दो स्टेटमेंट दी गई है, फिर पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है और स्टेटमेंट में केवल या कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो आप लोग दोनों स्टेटमेंट को ठीक मानकर जो है अपना तुक्का लगा सकते हैं। ज़्यादातर चांस होता है कि तुक्का जो है वो सही हो, बैठने का चांस ज़्यादा होता है। ये काम आपको तब करना जब आपको कोई भी आंसर जो है समझ में ना आए या आप ऑप्शन एलिमिनेट ना कर पाए। कथन पहला है 7वीं शताब्दी से, यहाँ पर क्या आएगा? शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। कथन 2 है 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही दी गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 7वीं शताब्दी के जो शासक थे उन्होंने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो वे मंदिरों को टारगेट करते थे। यह दोनों कथन जो है सही है तथा कथन पहले वाला जो है दूसरे की सही व्याख्या करता है। 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों और प्रमुखों ने धन शक्ति प्राप्त की, धन भी और शक्ति भी, और खुद को महासामंत घोषित किया। 7वीं शताब्दी के बाद कई नए राजवंशों का उदय हुआ तथा 11वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर थी। उस समय भारत कई छोटे राज्यों में विभाजित था। विभिन्न शासकों के बीच सत्ता के लिए हमेशा युद्ध होता रहता। सही या गलत विवादों को युद्ध द्वारा सुलझाया जाता था। इसके बाद आगे है ऊंची भीतरी छत में प्रतिछेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली डैश के बीच समान है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऊंची भीतरी छत में प्रतिछेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों के बीच समान है। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर का निर्माण 1590 में आमेर के राजा मान सिंह ने करवाया और फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर केरल राज्य के कूनूर के तलीरंबा में स्थित है और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और इसका जो काम था वो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, क्योंकि बीच में लाहौर में
जो है पोलो खेलते टाइम इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और ये इसका जो काम है वो अधूरा रह जाता है, फिर इसको पूरा कराता है इल्तुतमिश। आगे है 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र उठा लिए थे। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन जो है सही हैं। 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव जो हैं वो अस्तित्व में आ चुके थे। क्या क्या थे? बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिए थे। कई शासकों ने प्रस्ती में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का स्वामी बोलते हैं इसको, इत्यादि घोषित कर देते थे। इसके बाद देखिए आगे है 18वीं शताब्दी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों के द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। फिर है ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला कथन जो है ये गलत है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनी द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। यह कथन सही है। तथा ब्लैक टाउन्स देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया जो केवल फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगह पर रहते थे। ये जो है ये असत्य है। 18वीं सदी की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। 18वीं सदी में गुलामी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। राजपूत, खत्री और कायस्थ आमतौर पर दास महिलाओं को घरेलू काम के लिए रखते थे। 18वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति अस्थिरता से प्रभावित थी। सामान्य रूप से समाज ने अपनी अधिकांश परंपराओं को बरकरार रखा, लेकिन समाज में कई बदलावों को प्रेरित किया गया। आगे है सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर अधिकांश कौन थे? गरीब थे। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। आगे है औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। ये गलत है। आगे है इसके तहत राजाओं और तालुकदारों में जमींदारों के राजा और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। ये सही है। बी जो है सही है। नीचे देखते हैं जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया। ये भी सही है। तो देखिए सीटेट में यदि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका जो है आंसर सही हो जाता है। अब ए जो है गलत है तो ए देखिए इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, बचा क्या? सी बच गया। यही आंसर हो जाएगा। देखिए औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही हैं। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किए। इस बंदोबस्त को प्रत्यक्ष रूप से किसानों के लिए बनाया गया था, जिन्हें रैयत कहा जाता था।
इस प्रकार इस बंदोबस्त को रैयतवाड़ी के नाम से जाना जाने लगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 में इसके माध्यम से पेश किया गया था। तो देखिए यहाँ पर ये मुंद्रो दिया गया है, इसलिए ये गलत है। आगे देखते हैं, विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों हमें देखने कौन सा सही है। तो विलियम, आपको पता होगा, विलियम एडम ने जो है भारतीय शिक्षा के बारे में अपने विचार भी दिए हैं, या आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर इनको बंगाल और बिहार में जो शिक्षा थी उस टाइम पर उसका जायजा लेना था, और उसके ऊपर जो है अपने विचार इन्होंने देने थे। तो देखिए यहाँ पर है पहला, विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे, वह एक अंग्रेजी शासक था। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा। देखिए ये बिल्कुल ठीक है। आगे है, उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने भ्रमण किया। तो देखिए ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों में मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, तो हम लोग ये देखेंगे 3 और 4 किस में है। देखिए इसमें नहीं है, ये भी कट जाएगा, इसमें नहीं है, ये भी कट जाएगा, इसमें भी नहीं है 3 4, तो केवल इसमें ही बचते हैं। ये ऑप्शन बच जाता ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 1 मिनट रुकना 1 मिनट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी हम लोग जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। उन्होंने बंगाल बिहार के जिलों का दौरा किया था, और फिर यहाँ इसको देख करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी थी। ये तीनों कथन जो है सही है। एडम एक शिक्षाविद, विद्वान एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवक थे। एडम का मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी समाज का विकास किया जा सकता है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एडम को बंगाल तथा बिहार में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य दिया था। एडम ने अपनी पहली रिपोर्ट जुलाई 1835 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उसने संपूर्ण बंगाल के स्कूल संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए थे। आगे है कॉलम ए और कॉलम बी। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है ये। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको सारे नहीं भी आते, आप तब भी इसको जो है आसानी से कर सकते हैं। देखिए राजा राममोहन राय, ये तो एक मान लीजिए कोई वैसा कोई भी बच्चा है जो जिसने जीके पढ़ी है वो इजीली इसको कर देगा। तो देखिए जो राजा राममोहन राय है, इनका ब्रह्म समाज से जो है रिलेटेड है ये। तो ए का जो है वो 4 हो जाएगा, और वो एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो इसका सी हो जाएगा। आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम लोग इसको पूरा मैच कर लेते हैं। देखिए स्वामी दयानंद, ये भी आपको पता है, ये आर्य समाज से रिलेटेड है। और जो पंडित रमाबाई है, ये विधवा गृह से है। और ईश्वर विद्यासागर, देखिए यहाँ पर विद्या है और लड़कियों के स्कूल बनाने, तो विद्या कहाँ पर मिलती है, स्कूल से में ही मिलती है। तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संस्थाएं दी गई हैं, और इधर संस्थापक है, आगे है उनकी स्थापना का वर्ष है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 में। लड़कियों के लिए आगे है विधवागर है, पंडिता रमाबाई लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। वैद्य समाज
के संस्थापक है आचार्य केशव चंद्र सेन, वेल्लूर मठ के स्वामी विवेकानंद, विश्व भारती के रविंद्रनाथ ठाकुर। इधर देखिए वैद्य समाज है 1867 में स्थापना हुई थी इसकी, वेलूर मठ 1887 में, विश्व भारती 1912 में। आगे है किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी। पश्चिमी विचारों का हवाला देना, फिर है समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, प्राचीन ग्रंथ में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना। ये बिल्कुल सही है ये वाला, और ये भी अंधविश्वासों को खोजना ये गलत है। तो देखिए जहाँ पर भी आप लोग उसको काट दीजिए, यहाँ पर ये का ऑप्शन कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर ओनली सी भी नहीं है तो इसका ए और सी हो जाएगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब पेपर में आया था ओनली सी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी विचारों का हवाला देना और प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति थी। 1820 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका जन्म बंगाल के हुगली जिले के बीर सिंह गांव में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं सदी में एक उल्लेखनीय कार्यकर्ता और विचारक थे। एक प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक के रूप में उनके विचारों में भारतीय और पश्चिमी दोनों आदर्श शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्से थे, मतलब इससे हिस्से थे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। खेड़ा ही गुजरात में पड़ता है। पाटीदार किसान आंदोलन बिल्कुल सही है ये। पंजाब के घूसखोर महंत के खिलाफ अकाली आंदोलन, ये नहीं होगा देखिए इसमें। आगे है गुजरात में, ये भी हो जाएगा गुजरात से। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में गरीब किसान जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह, ये भी। तो देखिए मान लीजिए आपको इसमें डाउट है कि भाई ये होगा या नहीं होगा, तो 1, 3 और 4 देखिए किस में है। इसमें 3 नहीं है, इसको काट देंगे। इसमें देखिए 4 नहीं है, इसको भी काट देंगे। इसमें 4 नहीं है, इसको भी काट देंगे। बचा क्या? 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी बच गया। यही आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। बाद में 1922 में चोरी चोरा कांड की घटना होती है, वहाँ पर पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं। तो इससे प्रभावित होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, गुजरात में नमक सत्याग्रह और आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के गरीब किसानों और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के ही ये हिस्से थे। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है? देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन किया था। तो उसके बाद में बंगाल विभाजन के बाद में स्वदेशी आंदोलन चला था। इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन बोला गया था। किस क्षेत्र में जो है इसको वंदे मातरम आंदोलन बोला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। यह गांधीवादी आंदोलनों के बाद सबसे सफल आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना
और भारतीयों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। यह आंदोलन 1911 में समाप्त हो गया था। तो देखिए, चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कथन पढ़ने हैं और सही विकल्प का चयन करना है। ए है, 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाई और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है मोदी सरकार ने, पीछे इसका नाम जो है नीति आयोग इसका नाम कर दिया था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योग पर जोर दिया गया। ये गलत है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तो सही है और बी जो है वो गलत है। देखिए, कृषि पर तो जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी उसी में फोकस किया गया था। 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया था। स्वतंत्रता के बाद में भारत ने जो सरकारी योजनाएं बनाई थी उसका एक औपचारिक मॉडल अपनाया था उसके लिए, और योजना आयोग जो है ये एक आयोग बनाया गया था जो अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपता था। इसका गठन 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। फिर 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने इसका नाम नीति आयोग कर दिया था और इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 1956 में तैयार द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग, देखिए कृषि से रिलेटेड नहीं था, ये बुनियादी और भारी उद्योग से रिलेटेड था, तो ये कथन जो है गलत है। तो यहाँ पर ए सही है और बी जो है वो गलत है। आगे है, ज्योतिराव फूले के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावे का खुलकर हमला किया था। उन्होंने, देखिए अभी मान लीजिए इसको हम होल्ड पर रखते हैं, वैसे तो ये सही है। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। वे अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। उन्होंने अपनी किस पुस्तक उनकी गुलामगिरी आई थी, दक्षिण अफ्रीका के बारे में वो नहीं थी, जो नॉर्थ अमेरिका है उसके जो गुलाम हैं उनको इस बुक जो है समर्पित की गई थी। अब देखिए, ये मान लीजिए आपको ये पता है कि गुलामगिरी जो है वो साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड है, तो जहाँ पर भी ई है आप उसको काट दीजिए, तो ई ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, तो ये तीनों ही कट जाएंगे। बचा क्या, ये बच गया, यही आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन, यदि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीटेट के अंदर। देखिए, ज्योतिराव फूले पर निम्न कथन सत्य है। इन्होंने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने का जो दावा है, ब्राह्मण ये कहते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, उस पर जो इन्होंने खुलकर हमला किया था। इन्होंने ये कहा था कि जो आर्य हैं वो विदेशी हैं। वह अपने समय के जो उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। दबे हुए वर्ग के लिए जो दलित शब्द है ना, इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था ज्योतिराव फूले ने। ज्योतिराव फूले गैर ब्राह्मण आंदोलन के प्रारंभिक नेताओं में से एक थे। तो यहाँ पर ए बी सी डी सही है, ई जो है वो गलत है। एक रोल प्ले में सौरमंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक देखिए 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। अब हमें यहाँ पर कुल मिलाकर ये छांटना है कि 2 ग्रह जो एक जैसे हैं कद में, वजन में, मतलब एक जैसी सिमिलरिटी सी है, तो बुध और शुक्र में है। शुक्र को आपको पता होगा, सॉरी पृथ्वी और शुक्र है। शुक्र के कई नाम है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहते हैं।
तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन तो क्या है, इसमें यहाँ पर यही दिया गया है कि एक शिक्षक 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। दिए गए ग्रहों में पृथ्वी शुक्र 2 ग्रह का अभिनव कर सकते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम दिया गया है। पहले ये बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है, फिर शनि है, फिर अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र, तो ये दोनों जो हैं एक जैसे से हैं। फिर मंगल है, बुध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। तो आपको बड़ा यहाँ से बड़ा बृहस्पति है और बुध जो है वो सबसे छोटा है, यहाँ पर मंगल के बाद है। तो देखिए जिसका नाम बड़ा वही बड़ा, बृहस्पति का नाम सबसे बड़ा है। आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही बात है। और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में सत्य कथन इस प्रकार से है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और इसके दोनों ओर 12-12 घंटे का टाइम होता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री। देखिए इस तरह से मान लीजिए ग्लोब है, तो ऊपर से नीचे खींची गई है ना, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ ये खींची गई है, काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है यदि 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 10 AM है ये, तो ग्रीनविच पर टाइम बताना है। देखिए ये मान लीजिए ग्लोब है और ये ग्रीनविच लाइन है, तो ग्रीनविच के ईस्ट में टाइम क्या होता है, बढ़ता है, और वेस्ट में हम जाते हैं इधर टाइम घटता है। तो इसने कहा है कि यहाँ पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री पर 10 बजे हैं, तो देखिए इधर घटा है, इधर क्या घटा है, तो इधर हम जाएंगे तो दोबारा इधर जाएंगे तो बढ़ेगा ना ये यहाँ पे। तो अब 60 डिग्री है, देखिए 360 डिग्री टोटल रोटेशन होती है, ये होती है 24 घंटे में। इसको हम लोग काटेंगे, ये 15 पे कट जाएगा। इसका मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी, और डिग्री कितनी है 60। 4 से इधर मल्टीप्लाई करो, 4 से इधर मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा 60 डिग्री, ये होगा 4 घंटे का डिफरेंस आएगा। मतलब यहाँ पर 10 बजे हैं तो 10 में 4 जुड़ जाएंगे, 10 घंटे में, मतलब सॉरी 10 बजे में 4 हम जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 12, फिर 1 2, तो 2 बज जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है AM है, तो उधर PM हो जाएगा, 2 PM। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं जो इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है ये मैंने आपको बता दी है। अगर हम लोग 0 अक्षांश पर खड़े हैं तो हम लोग इक्वेटर पर खड़े हैं, जिसको हम लोग विषुवत वर्त बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये 0 डिग्री है इसको इक्वेटर या विषुवत वर्त बोलते हैं, और 23.5 डिग्री नॉर्थ इसको कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ वाली को मकर रेखा। ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे ये जो बीच का रीजन है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और जो ये वाला है, जो ये वाला है इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर देखिए जो विषुवत वर्त है ये इसको ग्लोब को 2 भागों में बांट देता है, और यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो पूरे साल पड़ती रहती हैं सीधी। ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती है, दिन रात बराबर होते हैं। और एक पॉइंट यहाँ से ये है कि 23 सितंबर और 21 मार्च ये 2 डेट हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो है बराबर होते हैं। आगे है प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 तो हैं वायुमंडल और जैवमंडल, बाकी बताने हमें। तो पीछे जो वीडियो आई थी हमारी, उसमें मैंने आपको ये विद इमेज बताया था कि भाई जलमंडल होता है, स्थलमंडल होता है, वायुमंडल होता है, और जहाँ पर ये इन तीनों का मतलब तीनों मिल जाते हैं वहाँ पर होता है जीवमंडल। मतलब लाइफ जो है वो वहीं पे तो होती है ना।
लाइफ के लिए स्थल भी चाहिए, जल भी चाहिए और वायु भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वायु और जैव हो गए, बचे क्या, जल और स्थल। तो ये हमारे बी में हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। वायुमंडल है, जैवमंडल है, स्थलमंडल है और जैवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। इनमें स्थलमंडल वह क्षेत्र, देखिए स्थलमंडल क्या है, जहाँ पर हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। खनिज संपदा का स्रोत जल क्षेत्र जो है उसको बोलते हैं जलमंडल। यह है जल के विभिन्न स्रोत जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि। फिर पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो पतली सी परत है उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। आगे है निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही कथन बताना है। तो ये पाए जाएंगे 0 डिग्री जो है उससे 23.5 नॉर्थ में और 23.5 साउथ में। इनको देखिए सदाबहार वन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये वन अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, ये बात भी सही है, ए और बी सही है। आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 जो है ऑप्शन दिए गए हैं। ए भी हमें एक ही ऑप्शन में मिलता है, ए में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको जो है सारे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए इन वनों को मानसून वन कहते हैं, ये गलत है। और यहाँ पर वृक्ष साल के, सागौन के, शीशम, मतलब आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। सीटेट में है ना, आप खाली ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण और नॉर्थ में देखिए 28 डिग्री के भीतर होता है। ये मैंने आपको बताया, वो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का रीजन है वहाँ पर होता है। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका है, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है कि इनको सदाबहार वन कहते हैं और ये अलग अलग टाइम पर जो अलग अलग मौसम में अपनी पत्तियां गिराते हैं। मतलब एकदम से सूखा नहीं दिखेगा हमें वहाँ पर, एकदम से सारे पेड़ पीले नहीं दिखेंगे। कोई पेड़ अपनी पत्तियां कब गिराता है, कोई कब, मतलब अलग अलग ड्यूरेशन यहाँ पर होता है, अलग अलग टाइम में होता है। अमेजन बेसिन के बारे में सही कथन बताना है। नील नदी इस प्रवेश से होकर बहती है, ये गलत है क्योंकि नील नदी जो है वो इससे नहीं होकर बहती। यहाँ पर जो अमेजन बेसिन है ना, नील नदी तो साउथ अफ्रीका में है और अमेजन बेसिन जो है ये अलग है। मतलब ए हमारा हो ही नहीं सकता। यदि मैं ऐसा भी देखूं तो एक ऑप्शन कटेगा मेरा, 1 मिनट, ए कट जाएगा, सी वाला। आगे देखिए यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों में समान रूप से आर्द्र गर्म होता है, ये ठीक है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन जो आर्द्रता वो बनी रहती है, ये भी बात ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कुछ है इसमें। अमेजन बेसिन के बारे में ये पॉइंट सही है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों समय समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। रात के समय तापमान थोड़ा कम होता है लेकिन जो नमी है ना, आर्द्रता हम नमी को ही तो बोलते हैं, ये रहती है। अमेजन बेसिन के लोग टैपियोका, अनानास, शकरकंद ये चीज़ उगाते हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। तो देखिए ये जो अमेजन बेसिन है ये दक्षिण अमेरिका में है और नील नदी कहाँ पर है, ये अफ्रीका में। तो ये ऑप्शन इसलिए काट दिया था मैंने यहाँ पर। तो जो अमेजन नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा सिंचित होता है ये एरिया, तो यहाँ पर बी और सी जो है सही है। आगे पृथ्वी पर आथपन की मात्रा में भिन्नता का कारण। देखिए आथपन बोलते हैं हम इंसोलेशन को, मतलब जो सूरज से, सन से जो रेडिएशन आती है पृथ्वी के ऊपर जिससे गर्मी होती है उसको बोलते हैं इंसोलेशन।
तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते इसके कारण ये भी सही है। और सूर्य की किरणों का जो नति कोण है ये भी यहाँ पर सही है, मतलब जो इंक्लाइनेशन है ना भाई, कितने जो रेज है वो कितनी झुकी हुई है, ये चीज़ भी है। और दिन की अवधि, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं यहाँ पर सही है। तो इसका देखिए यहाँ पर ABC तीनों यहाँ पर सही है। इसके कारण दिए गए हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है, पृथ्वी सूर्य की किरणों का जो नति कोण है वो है, दिन की अवधि है, तो यहाँ पर सारे के सारे सही हैं। आतपन सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आतपन वह सौर विकिरण है जो सूर्य से पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। आगे है वायुदाब के बारे में, दिए गए कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। बिल्कुल सही है, मतलब हमारे शरीर के ऊपर जो है हवा जो है वो प्रेशर लगाती है, इसका हमें अनुभव नहीं होता। यदि प्रेशर नहीं लगेगा तो जो हमारा ब्लड है ना वो बाहर निकल जाएगा। आगे है वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से, अब ये भी बात सही है, एक डायरेक्शन से नहीं लगता, चारों तरफ से हर एक जगह से जो है बल लगता है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको पता होगा जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है ना इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए वायु हमारे शरीर पर उस दाब के साथ जो है बल लगाती है, तो देखिए जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा और एरिया की वैल्यू मतलब कम रहेगी। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा और जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा भी होगा, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है और ये क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते तथा वायु का दाब जो है हर एक दिशा में लगता है, विपरीत शरीर जो है हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ए और बी यहाँ पर दोनों क्या है सही है। धरातल पर या सागर के इकाई क्षेत्रफल के ऊपर स्थित वायु की, मतलब अभी यहाँ पर बताया गया है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उस क्या बोलते हैं उसको, मतलब धरातल पर जो लगता है समुद्र तल के ऊपर, उसके बारे में बताया गया है। फिर वायुदाब मापते हैं हम लोग बैरोमीटर से, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं से बनता है। ये देखिए मान लीजिए मुझे इसका पता नहीं है, पर मुझे ये तो पता है कि जब खनिज बनते हैं इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता ना, ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप ही बनता है। मतलब बी जो है वो सही है। अब देखिए बी यहाँ पर फॉल्स है तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा। अब बी यहाँ पर भी फॉल्स है, ये भी कट जाएगा। अब मान लीजिए मुझे तुक्का भी मारना है तो 50-50 चांस है, मान लो ये इसमें से 50-50 चांस हो गए ना मेरे ठीक होने के, 50% चांस ठीक होने के और 50% चांस जो है गलत होने के हैं। अब इसको हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। सेल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है, ये यहाँ पर गलत है। अब देखिए गलत क्यों है, क्योंकि इसमें कंपोजिशन फिक्स थोड़ी ना होती है कि भाई मान लीजिए एक सेल है तो उसमें इतने परसेंट ये चीज़ है या इतने परसेंट ये चीज़ है, फिक्स थोड़ी ना। ये सेल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है, यह कथन गलत है। तथा खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, ये सही है, ये कथन जो है सही है। अब खनिज के बारे में क्या क्या चीज़ें सही है, प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, इनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, मतलब जब बनने के बाद फिक्स होता है, पर जो चीज़ें होती है इसके अंदर उसकी वैल्यू फिक्स थोड़ी ना होती है। ये भी भिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश से बनते हैं। कुछ खनिज कठोर होते हैं, जैसे हीरा हो गया, 2 प्रकार के खनिज होते हैं
मेटल नॉन मेटल जो धातु है ये इनके प्रकार दिए गए हैं। एक स्थान भरना है जो प्रियरी है उसके बारे में है। तो देखिए मान लीजिए मुझे यहाँ पर उसका पता नहीं है, पर एक चीज़ तो यहाँ पर ये है ना कि मवेशियों को चलाने के लिए जो है मतलब मवेशी यहाँ पर चराए जाते हैं, क्योंकि घास के मैदान होते हैं प्रेयरी के। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो यही हो जाएगा, इसमें और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रेयरी मवेशी पालने के लिए एक उपयुक्त जगह है, घास का मैदान है ये। उत्तरी अमेरिका के अंदर है ये, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर। और इसमें देखिए यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है। इनके जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। जो ये हमारा ग्लोब है 0 डिग्री है, ऊपर 23.5 डिग्री है। तो इससे ऊपर का जो ये वाला जो एरिया है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये है विशाल घास का मैदान, अन्न भंडार है और गेहूं उत्पादन के लिए इसको दुनिया भर में जाना जाता है। आगे है निम्नलिखित में से अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक हैं। अब देखिए जो फ्रेश वाटर है इसकी कमी हो रही है, इसके कारण बताने हैं। बढ़ता नगरीकरण भी है, बेहतर जीवन स्तर भी। अब देखिए अब फ्रेश वाटर की कमी हो रही है तो हम लोग बांध बनाकर जो है विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, इस चीज़ का कोई लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं है। तो सी आप देखते ही काट दीजिए, सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये कट गया। अब सारे सही हो नहीं सकते क्योंकि सी तो पहले ही कट गया। अब बचा क्या? ये बी डी, यही आंसर हो जाएगा। अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का मुख्य कारण बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर, भोजन और नकदी फसल की बढ़ती मांग, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता औद्योगिकरण। तो इसका जो है फर्स्ट हो गया। आगे देखिए सबसे उपयुक्त या उचित विकल्प जो हमें चुनना है, भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देती है क्योंकि। तो देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पर सी है। एक बार इसका ऑप्शन सी पढ़ देता हूँ मैं। यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करता है। देखिए जो संस्कृति है ना वो प्राकृतिक संसाधनों को भी प्रभावित करती है और उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो सेटिंग्स है उसको भी ये प्रभावित करती है। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों के मतलब यहाँ पर इनको को आएगा, इसको बढ़ावा देती है क्योंकि यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों और उनकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। भूमि उपयोग परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक परिदृश्य को प्रत्यक्ष रूप से बस्तियों, वाणिज्यिक एवं आर्थिक उपयोग तथा वानिकी गतिविधियों जैसे मानव प्रेरित भूमि उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया जाता है। किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ है, अब छवि हम किसी की मान लीजिए इमेज बना रहे तो उसको फोटो खींचना, फोटो से तो कोई रिलेटेड है नहीं, ये रूढ़िबद्ध धारणा होती है। अब किसी के बारे में कोई धारणा बना लेना उसको बोलते हैं क्रिएटिंग ए स्टीरियोटाइप। देखिए इसका भी हो जाएगा। तो दो टर्म होते हैं, एक तो होती है स्टीरियोटाइप जिसको रूढ़िबद्ध बोलते हैं और एक और होती है साइकोलॉजी में, उसका नाम माइंड से स्किप हो रहा, क्या था वो, एक मिनट सोचता हूँ, याद आ गई तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्किप हो रखी है असल में माइंड से, उसको बोलते तो थे, आएगा तो ध्यान में आपको बता दूंगा। किसी एक छवि में बांधने का अर्थ है रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं, उसके बारे में पक्की निश्चित धारणा बना लेते हैं, उसको रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और जब हम इसके हिसाब से व्यवहार करते हैं इसको बोलते हैं भेदभाव।
अब लड़कों में लड़कियों की तुलना में अधिक शैक्षिक क्षमता, यह क्या एक रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणा थी, स्टीरियोटाइप, और एक होती है एक जेंडर बाइसनेस होती है, वो भी मतलब जेंडर के हिसाब से वहाँ पर हम लोग जो है वो भेद करते हैं। समानता के संदर्भ में कथन है ए और आर, इनको पढ़ना है। समानता एक वास्तविकता बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। सही बात है ये। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, अपने आप ये प्रोसेस नहीं होगी। ये भी बात ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है। समानता एक वास्तविकता बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है, और समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, यह स्वतः नहीं होगा। इसलिए दोनों कथन आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। पंच को पंचायत क्षेत्र में वार्ड सदस्य के नाम से, जो वार्ड मेंबर होता है, जो गांव होते हैं, गांव में सरपंच होता है, उसके नीचे जो होते हैं वो पंच होते हैं, तो पंच को वार्ड मेंबर भी कहते हैं। बिल्कुल सही है ये बात। और जो ग्राम सभा के जो सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब गांव की जो सभा है उसके जो मेंबर हैं, मेंबर का मतलब है गांव के अंदर जितने भी वोटर हैं, क्योंकि वे इस ग्राम सभा के सदस्य हैं, वे चुनते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और ग्राम सभा वयस्कों की सभा होती है, बिल्कुल, क्योंकि जो 18+ होते हैं वही तो उसमें होते हैं ना, वही वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों जो है सही हैं, ए बी और सी। तो ग्राम सभा में पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य पंचायत मुखिया को चुनते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो यहाँ पर तीनों कथन सही है। अब देखिए जो पंचायती राज सिस्टम है, ये 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हुआ था। ये राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। 73वां संविधान संशोधन जो है वो इससे संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में हुआ था, और इसी से पंचायती राज को जो है एक संवैधानिक दर्जा मिला था। तो यहाँ पर क्या है इसका आंसर डी। आगे देखिए राज्यसभा के बारे में जो है कथन छांटना है हमें। अब पहला है राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं। जी नहीं, राष्ट्रपति आना था, यहाँ पर ए गलत हो जाएगा। जहाँ पर भी ए है काट दीजिए, पहला, तीसरा, डी। आगे हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन बी जो है बच गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों। देखिए राज्य को ही तो प्रेजेंट करते हैं ना, और संसद में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, और लोकसभा द्वारा जो परिवर्तित नियम हैं उनकी पुनरावृत्ति और परिवर्तन में भूमिका निभाती है। इसके बारे में और पढ़ते हैं। भारत की जो संसद है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा के बारे में कुछ सत्य कथन है। यहाँ पर 245 सदस्य होते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। और विभिन्न राज्यों के जो विधानसभा हैं उनके सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। हम लोग जो एमएलए चुनते हैं वे फिर क्या करते हैं, राज्यसभा के जो एमपी हैं उनको चुनते हैं। यह है मुख्यतः संसद में दोनों राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं ये। इसकी लोकसभा द्वारा प्रतिवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति और परिवर्तन में भूमिका होती है। 6 साल का इसका टाइम पीरियड होता है, और इसके 2/3 जो 2/3 मेंबर हैं हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, और इस उपराष्ट्रपति जो है इसका सभापति होता है। तो यहाँ पर ए गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। आगे मैच द फॉलोइंग का है।
ये भी काफ़ी इजी है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए जो वेतन भोगी कर्मचारी है जिसको रेगुलर सैलरी मिलती है, किसको मिलेगी रेगुलर सैलरी, आप ये बताइए। तो टीचर को ही तो मिलेगी रेगुलर सैलरी। अनियमित काम बताना है। अब कोई ठेले वाला दुकानदार है, उसका तो यहाँ पर खुद का रोजगार हो जाएगा। देखिए इसका, ये तो इससे मिल जाएगा। अब बिना वेतन का मजदूर, ये गृहिणी हो जाएगी, उसको पैसे थोड़ी ना मिलते हैं। जो कैजुअल वर्क का कभी कभी काम, देखिए निर्माण मजदूर है, अब रोज़ थोड़ी ना चिनाई होती है। मान लीजिए किसी, इनको क्या होता है, महीने में 20 दिन काम मिल गया, 25 दिन मिल गया, ऐसा टाइम भी होता है जब इनको घर भी रहना पड़ सकता है। तो देखिए जो वेतन भोगी कर्मचारी है, इसको यदि हम मिला देते हैं शिक्षक से, मतलब 4 से, देखिए ए को 4 से यदि हम मिलाते हैं तो ए का 4 हमें एक में ही दिख रहा है, सी में। इनको तो हम लोग देख से ही काट सकते हैं, पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है, वेतनभोगी शिक्षक है, अनियमित निर्माण मजदूर, स्वरोजगार है, फुटपाथ पर कोई ठेले वाला है, या दुकानदार हो गया, ठेला दुकानदार, और भाई एक बिना वेतन का ये गृहिणी, इनको सैलरी थोड़ी ना देता है कोई अपनी वाइफ को। आगे देखिए व्यापारी और बुनकरों के बीच माल की एक देखिए ऐसा सिस्टम होता है जिसमें व्यापारी बुनकर को कच्चा माल देगा और बुनकर फिर उसको तैयार करके जो है प्रोडक्ट तैयार करके देगा। तो इस सिस्टम को हम लोग पुटिंग आउट सिस्टम बोलते हैं, दादन व्यवस्था। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था, जहाँ व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल लेता है, इसको बोलते हैं दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था प्रणाली घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं को खरीदने और बेचने की एक पुरानी प्रथा है। इसे कुटीर उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर पूरा परिवार इस प्रक्रिया में मदद करता है। यह भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योग से में जो है प्रचलित है। निम्नलिखित में से इस तरह के एक तर्क है कि लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावनाएं कम होती हैं। इसका कारण बताना है। लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब एक बात बताइए, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अकाल की संभावनाएं कम होते हैं, इसका कारण बताना है। अब अकाल से स्वतंत्रता का इसका कोई लेना देना है? कोई भी लेना देना नहीं। आप लोग इसको तो देखते ही काट सकते हैं को। अब एक ही बच गया, यही आंसर है। अब देखिए सरकार अगले चुनाव में हार के डर से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी, बिल्कुल देगी। अब मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट और अकाल पड़ जाता है देश में, तो बीजेपी वाले एक्शन नहीं लेंगे, तुरंत ये करेंगे, क्योंकि अगली बार भी तो इनको वोट लेनी है ना। फिर देखिए जो विपक्ष है वो भी सरकार का ध्यान एकत्रित, मतलब ध्यान जो है आकर्षित करेगा ना, कि भाई देश में क्या चल रहा है। आप लोग इस मान लीजिए भगवान ना चाहे ऐसा हो जाए, क्या नाम है, अकाल पड़ जाए, तो फिर विपक्ष वाले भी तो कहेंगे भाई अकाल पड़ रहा है, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप लोगों ने क्या किया। जब जैसे लोग पीछे जो कोविड टाइम आया था उस दौरान भी तो आलोचना करी गई थी ना, और जो प्रेस है वो भी तो एक रिपोर्ट देगी ना, मतलब दिखाएगी भाई ये चल रहा है देश में। तो BCD यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावनाएं कम होती है। इसके कारण है सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी। विपक्ष भूख और भुखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है। स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कष्टों की रिपोर्ट बना सकता है। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। भारत दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था, सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक सिस्टम है वो भारत में है, और एक युवा राष्ट्र है। 1947 के में आज़ादी के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया है। अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई काम के लिए लगा देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंग के हिसाब से जो है भेदभाव हम लोग कर रहे हैं, जिसको लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा बोलते हैं। जेंडर बाइसनेस होगी ना यहाँ पर। तो अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई काम में लगाने में के लिए सहायता मतलब इनके लिए जाती है, तो इस उदाहरण को लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा मान सकते हैं। रूढ़िबद्धता से अभिप्राय समाज में व्याप्त विभिन्न असामाजिक क्रियाएं एवं कृतियों से है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने मूल रूप से स्थानांतरित होती रहती हैं। इसकी सामाजिक उपयोगिता न होते हुए भी प्रत्येक वर्ग इसकी जो है मान्यताएं
मतलब मान्यताएं जो है इनको प्रदान करता है। स्मिथ ने इसके बारे में क्या कहा, रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में। जो रूढ़िबद्धता है अंधविश्वासों का एक ग्रुप सा है जो गलत और अधूरी सूचनाओं पर यह आधारित होता है, जिसे पूरे समूह के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है। सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे। बिल्कुल ये बात सही है, हमें पर यहाँ पर सही नहीं है वो बताना है। सभा में विभिन्न सामाजिक समूहों से आए प्रतिनिधि सदस्यों का ये भी बात सही है। अब सभा के सदस्य विभिन्न विचारधारा, ये भी अलग अलग विचारधारा थे और अलग अलग सामाजिक समूह से आए थे। केवल पुरुष थे, ये केवल वाला गलत हो जाएगा। केवल वर्ड आपको यदि मिल जाता है तो ये लगा लो आप 80% चांस हो जाते हैं ठीक होने के। अब संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो वहाँ पर केवल पुरुष नहीं थे, उसके अंदर 15 महिलाएं जो थी उनको भी शामिल किया गया था। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, जुलाई 1946 में। और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें सही है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। संविधान सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे, वे भी थे। और संविधान सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते थे, ये बात भी सही है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और ये हुई थी दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, पर हम यहाँ पर हमें गलत ही बताना था, तो इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन 2 प्रकार की समानताएं देती है। ये भी आसान है। आय से कोई लेना देना नहीं है, संपत्ति से भी नहीं है, अवसर और आय यहाँ पर भी आय है, एक ही बचता है। ऑप्शन नंबर ए ये आंसर हो जाएगा, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर। देखिए यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर नामक 2 प्रकार की समानता प्रदान करता है। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसके आधार पर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, इसमें देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये कुछ शब्द हैं जो जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में मुख्य शब्द हैं प्रभुता संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये है। आगे देखिए विधायिका जो है और कार्यपालिका, ये दोनों न्यायपालिका के काम में जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जुडिशरी सिस्टम जो हमारा अलग है। अब यह जो कथन है भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दिखाता है, ये दिखाता है सेपरेशन ऑफ पावर। हमने शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। कुछ शक्तियां जो है हमने न्यायपालिका को दे रखी है, जिसमें जो है विधायिका और कार्यपालिका अपना जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह कथन भारतीय संविधान के शक्तियों का बंटवारा सिद्धांत को दर्शाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को, मतलब जब हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया था उसके 2 दिन बाद किया था। इसने भारत के जो संघीय आएगा यहाँ पर संघीय न्यायालय की स्थापना की, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ, मतलब इसकी संरचना जो है 3 लेवल है ना इसके, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे जो उसके अंडर में अधीनस्थ न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय एक है ये भारत में, नई दिल्ली के अंदर है सुप्रीम कोर्ट। पहले कलकत्ता के अंदर था, उसको फिर ट्रांसफ़र किया गया था। 25 जो है हाई कोर्ट है भारत के अंदर। कथन ए और बी को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये कोई ऑफिशियल रिलीजन थोड़ी ना इंडिया का,
ये बात सही है, मतलब ए जो है सही है। अब देखिए ए फॉल्स है, ये एक ऑप्शन हम इससे एलिमिनेट कर पाए हैं। एक ये कट जाएगा, ए और एंड बी फॉल्स है, तो ए यहाँ पर भी फॉल्स नहीं हो सकता। अब इन दोनों को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर 50-50 चांस हो गए। अब हम लोग दूसरी लाइन पढ़ते हैं। सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है जी नहीं। यहाँ पर जो आरक्षण है वो SC है, ST है, OBC है और क्या है EWS, इनको मिलता है। तो यहाँ पर धर्म के आधार पर जो है वो नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, यह कथन जो है सत्य है। सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है, यह क्या है, गलत है। सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC, EWS और विकलांगों को आरक्षण दिया गया है, जो कि सभी धर्मों के जो लोग हैं उनके अंदर जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनको दिया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कथन A सही है, जो B है वो गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सही है? यूनियन कार्बाइड आश्चर्यचकित रह गई थी, ये कंपनी का नाम है, जब त्रासदी हुई। ये गलत है, ये इसमें आश्चर्यचकित रहने की तो कोई बात थी नहीं। अब यूनियन कार्बाइड यहाँ पर नहीं आएगा। देश छोड़ने से पहले विषैले रसायनों की सफाई करी, ये बात भी, इसका भी कोई मतलब ही नहीं है, गलत है ये भी। अब जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवार से थे, ये सही है। अब इसको ही पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इस त्रासदी से जीवित बचने के लिए लोगों ने, अब देखिए लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में बिना अपील करे कंपनियां जो मुआवजा दिया उसको स्वीकार करे, ये भी इससे कोई रिलेटेड ही नहीं है। तो यहाँ पर एक ही बच जाता, ऑप्शन नंबर C है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक MNC कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उसमें कीटनाशक संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट जो थी इसकी लीकेज हो गई थी। यहाँ पर एक जहरीली गैस है और इसके संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग जो है गरीब कामकाजी परिवार से थे, ये कथन जो है सही है। नागरिक शास्त्र को जो है राजनीति विज्ञान नाम दिया गया, इसके पीछे कारण बताना है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो हो जाएगा एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो नियम और कानूनों का अनुसरण करे, एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत उत्तरदायित्व हो। तो इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा। देखिए 1 मिनट रुकिए, क्या हो गया ये, नियम कानून का तो कोई वो है ही नहीं यहाँ पर, जो ग्रहणशील उत्तरदायी हो, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। चलिए, नागरिक शास्त्र की नामावली राजनीतिक विज्ञान किए जाने के पीछे की दृष्टि है कि एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत, ग्रहणशील एवं उत्तरदायी हो। नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान शब्दावली में बदलाव विमर्शी नागरिक विकसित करने के उद्देश्य से किया गया। नागरिक शास्त्र नागरिक के पहलुओं और आवश्यकताओं से संबंधित है, जबकि राजनीतिक विज्ञान जो है शासन के साथ है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंतः विषय है, क्योंकि इसकी अपनी कोई विषय वस्तु नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा भाई। अब सामाजिक विज्ञान के मुद्दे सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय सीमित नहीं हो सकते, ये सही है। तो यहाँ पर देखिए केवल B जो है वो सही है। अब ये गलत है तो फिर जहाँ पर भी A होगा सही उसको आप लोग काट दीजिए, ये भी कट जाएगा। 1 मिनट, ये A और C तो इससे कट जाएगा देखते ही। फिर इनमें से आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर लेना। B जो है वो सही है हमारा, और सेकंड वाले में B गलत हो रहा है, तो C एक ही बच जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर C। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंततः विषय है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के मुद्दे सामाजिक विज्ञान के विषय
विषय में सीमित नहीं हो सकते, इसलिए बी जो है सही है, ये गलत है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति मानव कल्याण से संबंधित है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, मृत्यु दर को घटाना व जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना आदि मुद्दों को गहनता से अध्ययन इसमें किया जाता है। 1 मिनट रुकिए भाई, एक गिलास एक बार पानी पी के आते हैं, 1 मिनट। ठीक है, निम्न में से कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है? फ्लो चार्ट होता है। मान लीजिए कोई प्रोसेस दिखानी है हमें, वो कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा यूज होता है, उसमें कुछ इस तरह से है। मान लीजिए एक बॉक्स बना दिया, उसके नीचे ऐसे बना दिया, फिर उसमें से 2 निकाल दिए, मतलब इस तरह से एक चार्ट सा बना दिया जाता है, जिसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं, जो हमारे प्रोग्रामिंग होती है ना, उसमें कंप्यूटर सी लैंग्वेज हो गया प्रोग्रामिंग, उसमें ज़्यादा यूज़ होता है इनका। वैसे हम लोग इन अपने और उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन में भी इसको। तो इसमें कुछ खास दिया नहीं हुआ है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण? देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लेक्चर दिया गया है। क्या लेक्चर देने से रचनावादी शिक्षण हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये बी जो है गलत है। अब जहाँ पर भी आप उसको काट दीजिए, इसमें भी कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, इसमें कट जाएगा। अब जो बच गया वही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आप लोग नेगेटिव चीज़ों को भी काट देते हैं तो आपका आंसर आसानी से ठीक हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। निम्न में से परियोजना कार्य, क्षेत्र कार्य और परिचर्चा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रचनावादी विज्ञान शिक्षण के तरीके हैं। विज्ञान शिक्षण के संबंध में रचनावाद शब्द का अर्थ है कि बच्चों को विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना। रचनावादी परिप्रेक्ष्य में ज्ञान, समझ, आवेदन कौशल आदि या याद रखना, समझना, आवेदन करना, विश्लेषण करना आदि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मतलब इसके अंदर चीज़ों को याद करना, समझाना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। एक दूसरे से अलग है, क्योंकि कोई भी ज्ञान जब तक संभव नहीं है जब तक कि उसकी ओर से समझ ना हो। रचनावाद में ज्ञान का निर्माण होता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है। इसमें बच्चा जो है, हम लोग बच्चे को खुद ही मौके देते हैं ताकि वो चीज़ों को अपने आप से ही जो है सीख सके।
निम्नलिखित 4 कार्यों पर ध्यान दें और उन कार्यों का चयन करें जो रचनावादी कक्षा में हमें मान लीजिए एक विषय योजना बनानी है वहाँ पर सही है। अब इसमें देखिए, शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विशेष रूप से उल्लेखित करना, स्पष्ट रूप से अधिगम उद्देश्यों को बताना, आकलन के तरीकों का चयन करना, परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाएं। देखिए ये गलत है, यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मान लीजिए एक प्लानिंग कर रहे हैं, थीमेटिकल प्लानिंग, तो हमारा ये उद्देश्य नहीं होता कि हमें बच्चों को केवल सफल बनाना है, सफल होने के लिए कुछ उनको बच्चों को सूचना देना, ये उद्देश्य नहीं होता। तो देखिए डी जहाँ पर भी काट दीजिए, 3 ऑप्शन में डी है, तीनों एक बार में ही कट जाएंगे, जो बच गया वही आंसर है। शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विशेष रूप से उल्लेखित करना, स्पष्ट रूप से अधिगम उद्देश्यों को बताना, आकलन के तरीकों का चयन करना रचनावादी कक्षा में विषय योजना बनाने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। जो रचनावादी कक्ष है निम्नलिखित को प्राथमिकता देता है। मित्र शिक्षक है, सामूहिक गतिविधि है, आत्म मूल्यांकन है, गरिमा चर्चा है, सहकारी शिक्षा है, बातचीत में आमने सामने। पाठ योजना, अध्यापक एक पाठ को पढ़ाने के लिए कई छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेते हैं और एक इकाई को विषय वस्तु को पूरा पाठ एक दिन में नहीं पढ़ाता, टीचर उसको छोटे छोटे टुकड़े उसके कर लेता है और एक पीरियड में जो पढ़ाता है टीचर उसके लिए प्लानिंग की जाती है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होते हैं। इसी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है जिसको हम लोग दैनिक पाठ योजना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा से शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? ग्रहण कैसे होते हैं? विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझ पाएंगे, विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, विद्यार्थी ग्रहण का वैचारिक जो ग्रहण होता है ना, ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, मतलब इसका कंसेप्ट बताना है बच्चों को, तो यहाँ पर कौन सा हमारा उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थी ग्रहण कैसे होते हैं मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे। भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित करेंगे, विद्यार्थी वैचारिक प्रतिरूप दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक विशिष्ट उद्देश्य बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो एक बार देख लेते हैं। कि विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता, भौतिक दुनिया कहाँ से आ गई इसमें यार? हमें ग्रहण के बारे में बताना है, तो ग्रहण के बारे में ही तो ज्ञान होना चाहिए ना बच्चों को, तो इसमें भौतिक दुनिया का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, ये हमारा इसमें विशिष्ट उद्देश्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रहण की बात कर रहे हैं। तो विशिष्ट, देखिए सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य दो होते हैं। जो विशिष्ट होता है वो तो बिल्कुल टॉपिक से ही तो रिलेटेड है, वही इस टॉपिक को सीखने के बाद बच्चे ये काम कर पाएंगे। सामान्य में उससे रिलेटेड हो सकते हैं कई। अब ग्रहण के उदाहरण में विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे, ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझेंगे, मॉडलों के जरिए जो है उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, सीख सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। बाजारों और उनकी कार्यविधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षण के पास, यहाँ पर शिक्षक आएगा, शिक्षक के पास इकाई योजना यूनिट प्लान में 3 विषय। देखिए यहाँ पर है ना, ये 3 टॉपिक दिए गए हैं, हमें एक यूनिट प्लान तैयार करना है और इनका एक सीक्वेंस बताना कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। सबसे पहले तो आएगा मोहल्ले का बाजार, इसको 1 मिनट रुकिए, बी आएगा सबसे पहले। यदि आप बी सबसे पहले लाना चाहते हैं तो 1 और डी 2 ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखें, इसके बाद आएगा
बाजार की श्रृंखला आएगी और ये मूल्य वृद्धि ये चीज़ बाद में आएगी। तो इसका हो जाएगा बी, सी और ए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजार और उनकी कार्यविधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षक के पास उसकी इकाई योजना इस तरह से रहेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले मोहल्ले के बाजार, फिर बाजारों की श्रृंखला, फिर बाजार और मूल्य वृद्धि। डैश योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्यागत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का एक संकलन होती है। जो देखिए शैक्षिक वर्ष मतलब एक साल की जब प्लानिंग होगी तो यहाँ पर साप्ताहिक, दैनिक ये वर्ड कहाँ से आ जाएंगे, तो यहाँ पर तो डी हो जाएगा ना। अब एक दिन में जब टीचर पढ़ाएगा उसके लिए प्लानिंग दैनिक में आ जाएगी, पूरी यूनिट की यूनिट में, और हफ्ते की इसमें, तो साल की कर रहे हैं तो डी आएगा ना इसका आंसर। वार्षिक योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्यागत और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संकलन होती है जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं। यह शिक्षण की एक दीर्घकालीन योजना है। पूरे साल की तो प्लानिंग है भाई, पूरे साल में हमें इस क्लास में बच्चों को ये चीज़ें करवानी है। जो विद्यालय में पूरे सत्र के लिए बनाई जाती है। वार्षिक योजना में शिक्षक संपूर्ण सत्र की विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा रखता है। वार्षिक योजनाओं का फायदा बता रखा है, इसका महत्व है। वार्षिक योजनाओं से सत्र भर के शिक्षण कार्य की एक निश्चित दिशा इसको मिल जाती है। भाई पूरे साल क्या क्या चीज़ें करानी है। शिक्षक के आत्म मूल्यांकन में सहायक है। शिक्षक विषय की समुचित तैयारी कर सकता है। छात्रों को सत्र की समस्त गतिविधियों का प्रतिबिंब सत्र के शुरू में बच्चों को ये पता चल जाएगा कि भाई हमें पूरे साल ये चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। जेंडर भूमिका को सिखाते समय एक शिक्षक को, टीचर है वो भूमिका बता रहा है तो क्या जो है करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए लड़के लड़कियों को अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए, अलग अलग, ये पॉइंट तो नेगेटिव हो जाएगा। अब दैनिक जीवन में जेंडर रूढ़ियों को चुनौती देनी चाहिए। अब यहाँ पर भी अलग वर्ड है। अब लड़कों और लड़कियों को अलग अलग व्यवसाय अपनाने के सुझाव, ये भी गलत हो जाएगा। ये सही है कि जो इसको चुनौती देती है ना, इसको वो चीज़ जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो दैनिक जीवन में जो लिंग रूढ़ियों को चुनौती जो है देनी चाहिए, तो यहाँ पर सी सही रहेगा। तो केवल सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जेंडर लैंगिक भूमिका को सिखाते समय एक शिक्षक को दैनिक जीवन में जेंडर रूढ़ियों को चुनौती देनी चाहिए। जेंडर रूढ़िवादिता अपेक्षाकृत स्थिर और अतिव्यापक अभिवृत्ति और व्यवहार को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसे जैविक लिंग के आधार पर सामान्य और उपयुक्त माना जाता है। उदाहरण के लिए एक पुरुष कहता है कि महिलाएं लड़ाई के लिए नहीं है, जबकि एक महिलाएं कह सकते हैं कि पुरुष कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखते हैं इस तरह शक भाव जेंडर रूढ़िवादिता का प्रतिनिधित्व करता है जो लिंग के आधार पर एक पूरे समूह को विशेषताओं के बारे में अति व्यापक है। जेंडर पक्षपात पर इस प्रकार की देखिए जेंडर रूढ़िवादिता को आपको पता ही होगा। हम लोग कह देते हैं कि भाई लड़कियां जो है वो घर के काम करेगी, लड़के बाहर के काम करेंगे। मतलब लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है वो जेंडर बाइसनेस हम लोग उसको बोलते हैं। आगे देखिए महिलाओं को कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियों। महिलाओं को कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियों एक टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर हमें प्रोजेक्ट काम देना है। तो प्राथमिक स्रोत क्या होंगे सूचनाएं लेने के। किसी की जीवनी हम लोग पढ़ेंगे तो वो तो बायोग्राफी तो हो नहीं सकती, हाँ ऑटोबायोग्राफी होती है यहाँ पर, फिर जरूर प्राथमिक स्रोत मान लेते हैं हम। अब हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, क्या पता किसी लेखक ने लिख रखी होगी। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये भी हाँ। जो हम लोग किसी का व्यक्तिगत साक्षात्कार लेते हैं वो जरूर प्राइमरी सोर्स है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन का। तो देखिए महिलाओं को कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियां जो हैं इस विषय पर प्रोजेक्ट
करने के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार जो है वो एक प्राथमिक स्रोत है इस सूचनाओं का। अब जिन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है उनको हम लोग सूचना के स्रोत या डेटा सोर्स बोलते हैं। और इनमें दस्तावेज, मानव संस्थान और साथ ही समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न जैसे बड़े पैमाने पर मीडिया जो है शामिल हो सकते हैं। उनकी सामग्री और रूपों के बावजूद जानकारी के सभी रिकॉर्ड किए गए दस्तावेज स्रोतों के अंतर्गत जो है आते हैं। छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? अब मान लीजिए हमें किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो पहले तो हमें उद्देश्य डिसाइड करना चाहिए, भाई हमें प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं। यदि इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे तो हमारा क्या टारगेट है, क्या उद्देश्य है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे पहले निर्धारित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों के साथ एक प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम उद्देश्यों का निर्धारण करना है। प्रोजेक्ट विधि की जो कंसेप्ट है वो जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है और उनके शिष्य हैं किलपैट्रिक। इन्होंने क्या करा था, दान विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि में बालक के द्वारा ही किसी समस्या को प्रोजेक्ट द्वारा हल किया जाता है और यह एक उद्देश्यपूर्ण होती है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शन के रूप में जो है काम करता है। प्रोजेक्ट विधि में टीचर जो है वो बच्चों का मार्गदर्शन करता है। निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगम करता विश्लेषण कौशल का? देखिए, विश्लेषण मतलब हम लोग एनालाइजिंग स्किल है किसी के अंदर या नहीं है, इसका हम लोग इसको जांच रहे हैं। तो कौन कौन से प्रश्न जो है हम लोग पूछ सकते हैं। देखिए, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, इससे हम लोग किसी चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। अब देखिए, उदाहरण पूछ रहे हैं हम लोग, कारण जान रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा। और हम लोग देखिए कोई कथन है उसकी जांच कर रहे हैं, जैसे आज का सहरा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था, यहाँ पर जो है एनालाइजिंग होगी। तो ए तो देखते ही कट जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर बी भी सही है तो बी भी होना चाहिए, यहाँ पर बी नहीं, ये भी कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और नरम है, तब भी वहाँ पर लोग भारी भरकम वस्त्र क्यों पहनते हैं? उपयुक्त कारणों व उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा हुआ करता था, आप इस कथन की जांच कैसे करेंगे? इस तरह के प्रश्न जो है ये विश्लेषणात्मक कौशल का जांच कर सकते हैं। विश्लेषणात्मक कौशल सूचना एकत्रित करने और विश्लेषण करने, समस्या को हल करने, निर्णय लेने की क्षमता का संदर्भ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न भी अधिगमकर्ता विश्लेषण कौशल का आकलन कर सकते हैं। साक्षरता क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाइए। निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के कई मायने हो सकते हैं, अपने क्षेत्र के कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका है, निम्नलिखित आकलन में से कौन सा चुन सकती है? अगर मतलब उसे यह समझना हो कि एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं, अब एक टीचर है उसको ये चेक करना है कि एक बच्चा है वो भूगोल में सफल नहीं है, तो हम लोग इसके लिए देखिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर सकते हैं। इसमें हम लोग बच्चे की कमी का पता लगाते हैं। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी बीमारी का पता लगाने के लिए डायग्नोस करता है, उसी तरह से टीचर जो है इसकी हेल्प से बच्चे की कमजोरी पता लगा सकता है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से नैदानिक आकलन चुन सकती है अगर उन्हें यह समझ हो क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है। नैदानिक मूल्यांकन विधि से शिक्षक या शिक्षिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की शुरुआत में मूल्यांकन करता है। नैदानिक मूल्यांकन एक व्यक्ति की कमजोरियों और अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम में शक्तियों को प्रकट करने में मदद करता है। यह सभी छात्रों के लिए अधिगम के परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नैदानिक मूल्यांकन का
मुख्य उद्देश्य अधिगम समस्याओं के कारणों को निर्धारित करना और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए जो है योजना तैयार करना है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय ये एक विषय है, ठीक है, इसको पढ़ाना है। कौन सा या कौन से उपागम का ध्यान में रखकर, मतलब इनमें से किसको ध्यान में रखकर जो है हमें इसको टॉपिक को पढ़ाना चाहिए। तो निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, सही हमें यहाँ पर चुनना है। सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए एक मार्गी उपागम, जी नहीं, हमें यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल अप्रोच नहीं लेनी है, ये गलत हो जाएगा। तो ए यहाँ पर ये भी गलत, दोनों सही, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर 50-50% चांस हो गई। अब नीचे पढ़ लेते हैं। कलाप्रिय समकालीन मूल विषयों की उपेक्षा करे जो कि कक्षा में सामूहिकता और एकरूपता को प्रभावित कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, ये भी नहीं करना ना, हमें किसी की उपेक्षा भी नहीं करनी ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अब देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय निम्न उपागमों को ध्यान में रखना चाहिए। सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए हमें बहुमार्गी उपागम यूज करना चाहिए, मतलब मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच यूज करनी चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक के मूल सिद्धांत, इनका अध्ययन करना चाहिए। कलाप्रिय समकालीन मूल विषय की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने में अति आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विषय अपरिहार्य है। निम्नलिखित कथनों में से एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य है। यह कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने में अत्यावश्यक है। सामाजिक अध्ययन संबंधों और अंतर संबंधों, इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है, और सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानसिकता की नींव रखता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को स्कूल में कक्षा के बाहर के जीवन के साथ एक बच्चे के जीवन से जोड़ना चाहिए, मतलब रियल लाइफ से जो चीज़ें कनेक्ट करके हमें बतानी है। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के विषयों को शामिल किया गया है। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य मानव जाति और जीवन के अन्य रूप में पृथ्वी की समझ को विकसित करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। यूनिट प्लानिंग जो होती है हमारी, इसका विकास करने के लिए कथन पर उपागम उपयोगी है। आगे है, अंतर विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। दोनों यहाँ पर सही है। यूनिट जो इकाई योजना है, इसका विकास करने के लिए तो ये उपागम जो है ये उपयोगी है। अंतर विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। दिए गए दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही है। यूनिट योजना छात्रों के ज्ञान का विस्तार करती है और इसके प्रयोग से छात्रों में चिंतन और तर्क शक्ति का जो है विकास होता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में अनुभवनात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी। अब देखिए, यदि हमें बच्चों को प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में बताना है तो सबसे अच्छा जो अप्रोच होगी वो कौन सी होगी। तो इसमें फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को वॉक पर लेकर जा सकते हैं। तो
ये देखिए, वृत्तांत का चित्र दिखाना, विशेषज्ञ बुलाकर आमंत्रित करना, पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सामूहिक प्रस्तुतिकरण करना, पर यहाँ पर सबसे बेस्ट जो है वो फर्स्ट है। अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव के बारे में अनुभवात्मक रूप से पढ़ाने के लिए, अब एक्सपीरियंस देना है बच्चों को, तो वहाँ पर फील्ड में ले जाकर ही हम लोग दे सकते हैं। विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए लेकर जाना सभी विधियों में एक श्रेष्ठ जो है ये पेडागोजिकल अप्रोच है, क्योंकि छात्र प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक स्थानों का भ्रमण करके व्यवहारिक रूप से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और वह ज्ञान जो है स्थायी होता है। क्षेत्र भ्रमण के उद्देश्य, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना होता है। इसके द्वारा छात्रों को उनके पास के वातावरण एवं संस्कृति आदि से परिचित कराना, छात्रों को विभिन्न स्थलों तथा दृश्यों की सौंदर्यानुभूति कराकर वास्तविक अनुभव प्रदान करना। आपको क्यों लगता है कि कूड़े का निपटारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? यह प्रश्न प्रयास है छात्रों की खालिस्तान क्षमता का आकलन करना। हम पूछ रहे हैं आपको क्यों लगता है कि कूड़े का निपटारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। इस तरह के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या जांच रहे हैं बच्चे की। तो यहाँ पर देखिए, सामान्यीकरण नहीं हो सकता इसका, और ये भी नहीं हो सकता, कल्पना भी नहीं हो सकता। सी होना चाहिए इसका आंसर, सी ही है। देखिए, आपको क्यों लगता है कि कूड़े का निपटारण कच्ची बस्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? यह प्रश्न प्रयास है कि छात्र तर्क देने की क्षमता का आकलन, मतलब हम लोग पूछ रहे हैं भाई आपको ऐसा क्यों लगता है, तो बच्चे तर्क करेंगे ना। आकलन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि बच्चों में शिक्षण के अंत में वास्तविक अर्थों में, यहाँ पर वास्तविक आएगा, वास्तविक अर्थों में क्या क्या सीखा है। एक अच्छे आकलन में 5 गुण जो है होने चाहिए: वैधता, व्यवहारिकता, उपयोगिता, विश्वसनीयता, मानकीकरण। इसके बाद आगे है, एक विषय को पढ़ाने के बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों में अवधारणात्मक दुविधा को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती है। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बीच में। टीचर है किसी मतलब कुछ पढ़ा रही है, बीच में जो है वो उनका असेसमेंट कर रही है, तो कौन सा होगा? देखिए, अब पीयर असेसमेंट तो यहाँ पर होगा नहीं, प्लेसमेंट भी नहीं होगा। अब इन दोनों में आपको पता ही होगा, फॉर्मेटिव तो पढ़ाने के दौरान लिया जाता है और सम्मेटिव लिया जाता है लास्ट में, तो सम्मेटिव हो नहीं सकता। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी बच गया यहाँ पर, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक विषय को पढ़ाने के बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों में अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती है। वह शिक्षिका रचनात्मक आकलन का उपयोग कर रही है या आयोजन कर रही है। रचनात्मक आकलन छात्रों को शिक्षा उपागम में सुधार करने के लिए, शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया की एक श्रृंखला है। अब 2 तरह का आकलन होता है, फॉर्मेटिव, सम्मेटिव। फॉर्मेटिव होता है पढ़ाई के दौरान जब टीचर पढ़ाता है, सम्मेटिव जो लास्ट में जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो सम्मेटिव होते हैं। तो रचनात्मक आकलन की कुछ विशेषताएं दी गई है, निदानात्मक और उपचारात्मक होता है। मतलब बच्चे की कमी जान सकते हैं और हम लोग उनको ठीक भी कर सकते हैं। यह जो पढ़ाया जाता है उसे अभिकल्पित करने में छात्रों के पूर्ण ज्ञान और अनुभव का गठन किया जाता है। यह छात्रों को उनकी अधिगम में सक्रिय भागीदारी के लिए आधार प्रदान करता है। अब देखिए, विविधता और भेदभाव। विविधता और भेदभाव विषय के पूरा होने के बाद में शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित स्तरों का पता लगाता है। विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ हैं, रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ हैं, भेदभाव के
अब रूढ़िबद्ध धारणा बनानी थोड़ी ना है, ये तो गलत हो जाएगा। अब विविधता और भेदभाव में हमें बताकर मतलब ये चीज़ें बच्चे के माइंड से हमें हटानी है ना। भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ। देखिए जहाँ पर भी होगा उसको काट दीजिए, यहाँ से कट जाएगा। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर क्या है ये, हमें यहाँ पर एक इनकी अरेंजमेंट करनी है। यहाँ पर देखिए अवधारणात्मक तौर पर आरंभ करते हुए टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखिए विविधता और भेदभाव एक विषय है। इसके पूरा होने के बाद में शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन की निम्नलिखित स्तरों का पता लगाता है। अवधारणात्मक तौर पर अति स्पष्ट से आरंभ करते हुए टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को इस प्रकार मतलब हम लोग अरेंज कर सकते हैं। कैसे? भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में बच्चे समर्थ हैं। विद्यार्थी ए विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को समर्थ करने में मतलब बच्चा पहचान सकता है। ये हो जाएगा। इसके बाद रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ है भी। यहाँ पर देखिए जो डी है वो सही हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने एसएसटी के 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आप सभी लोगों को पता होगा सीटेट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। यदि आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप लोग ये लगा लो 50 के आसपास जो है आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा।